हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जो हमारी क्लास हो रही यूपी तुलसी जेई के लिए जो हम लोग आरसीसी क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आप सभी लोग देख रहे होंगे। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो अगर आप इन फ्यूचर अगर यूपी जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये आरसीसी की क्लास, क्योंकि हम जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हैं या आपको बता रहे हैं चीज़ें, वो सब आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। तो आज आपका संडे था तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके आपका जो टेक्निकल का पैटर्न है, जो आपका टेक्निकल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका है, अगर हम इस पेपर की बात करें कि ये आपका जो यूपी ट्रिपल सी 018 का पेपर हुआ था, आपका इसमें टेक्निकल जो ओल्ड पैटर्न इस समय चल रहा था, 150 क्वेश्चन आता था, एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहते थे। टेक्निकल आपका टोटल 600 मार्क का जाता था, 600 मार्क्स का होता था टेक्निकल आपका। ठीक है, तो उसका हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा आप लोग पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा बहुत उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लो कि कैसे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि अभी आप मान लो सब्जेक्ट कवर कर लोगे तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं किए होंगे तो कभी अगर आप टेस्ट सीरीज उठा के लगाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे दिए रहेंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो एक बार ज़रूर आपको जानना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, एग्ज़ाम हुए 2-3 साल तो हो गया, लोगों की ज्वाइनिंग भी इसमें हो गई और मेरे भी कुछ मार्क्स इसमें नहीं हो पाया था। पर खैर वो सब बात छोड़िए, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ये पेपर कि आप ज़रूर इन पेपर को देख लीजिए कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन आते थे। मैंने आपको आरसीसी के दिखाए थे, पर आपको मैं यहाँ पे पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो हो सकता है इसकी 2-3 पार्ट में वीडियो आए, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा अगर हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 01 में हम लोग जितना क्वेश्चन हो पाएगा 20-30 क्वेश्चन उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर अलग क्वेश्चन को भी करेंगे, इसके जो पार्ट बचे हुए होंगे। और डेली बेसिस पे हमारी जो क्लास है वो तो होती रहेगी मंडे टू सैटरडे, और संडे को हम लोग इसका जो प्रीवियस ईयर उसको डिस्कस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या था। ठीक है, और जैसे आपका जो पेपर था ये सिविल का पेपर है, तो सिविल का यहाँ पे पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि सर पेपर वहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में। आप देख लीजिए, एक तरफ आपका इंग्लिश था, एक तरफ आपका हिंदी था, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उस क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर एस्टिमेट एंड मिक्स विथ बोथ वेट एंड आर वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द मिक्स डिजाइन। मतलब किसी भी विधि में कंक्रीट के अवयवों का अनुमान लगाया जाता है और मिक्स डिजाइन के अनुसार वजन और उनका आयतन दोनों के साथ मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैचिंग ऑफ कंक्रीट होता है कि कंक्रीट की रैंडोमाइजिंग होती है, या फिर साइजिंग ऑफ कंक्रीट होती है, या फिर वॉशिंग ऑफ कंक्रीट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैचिंग। बैचिंग के प्रोसेस में हम लोग करते क्या है कि घान मापन जिसे हम लोग कहते हैं, कंक्रीट को नापते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि हम लोग सीमेंट को वेट 50 किलो लेते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उनको वॉल्यूम में लेते हैं। तो इस तरीके इसका जो प्रोसेस होता है वो बैचिंग ऑफ कंक्रीट में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ये आपका कंक्रीट का क्वेश्चन है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और आपका उसमें पूछा गया बैचिंग के बारे में। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका एस्टीमेट का क्वेश्चन है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है एस्टीमेटिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन आपका है, द प्लिंथ एरिया ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग, जो आपकी प्रस्तावित बिल्डिंग है उसका जो प्लिंथ एरिया है 340 मीटर स्क्वायर है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर इज आपका 19,35,000 है। डेट वाज हैविंग ए प्लिंथ एरिया 315 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग। मतलब आपको निकालना क्या है, जो आपका प्रस्तावित भवन है जिसका प्लिंथ क्षेत्रफल 340 मीटर स्क्वायर है, ऐसे ही सामान भवन जिसमें 315 मीटर स्क्वायर का प्लिंथ क्षेत्र था, उसके निर्माण की अनुमानित लागत 19,35,000 आई। तो आपको बताना है कि जो 340 मीटर स्क्वायर है उसका कितना अनुमानित लागत आएगा। मतलब अगर 315 मीटर स्क्वायर है आपका कोई प्लिंथ एरिया, तो उसकी लागत कितनी आ रही है? 19,35,000। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का प्लिंथ एरिया का निकालना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 19,35,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 315 से। तो ये जो लगभग अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये लगभग आएगा 6,142.85 समथिंग आएगा।
ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 340 मीटर स्क्वायर का बताइए, तो इसको आपको 340 से गुणा कर देना होगा। तो लगभग जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 20,88,569 किलोमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 315 मीटर स्क्वायर का दे रखा था, तो आपको निकालना था 340 मीटर स्क्वायर का। सेम ऐसे ही बिल्डिंग बन रही है, तो उस कंडीशन में हमको 1 मीटर स्क्वायर में कितना लागत आएगा वो पता होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए क्या किया कि 19,35,000 को 315 से भाग कर दिया। तो वहाँ पर हमको ये मालूम पड़ गया कि 1 मीटर स्क्वायर अगर कोई निर्माण कार्य होगा तो उसका जो खर्चा आएगा वो लगभग 6,142.85 आएंगे। पर अगर हमको निकालना है 340 मीटर स्क्वायर का, तो उसको हमको 340 से गुणा करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नियम आप कह सकते हो जो आप बचपन में पढ़ते आए हो। उसी तरीके का क्वेश्चन था ये, आपका एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन आपका था ये। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंक्रीट का हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका एस्टिमेटिंग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द एक्यूरेट प्रॉपर्टीज फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड दैट फ्लो थ्रू कॉन्सेंट्रेट। मतलब आपको इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है कि फ्लो के साथ अगर फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज़ है, ये हम लोग कहते हैं डेंसिटी है, वो चेंज नहीं हो रही है उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की अगर हम पहचान करते हैं किसी माध्यम से वो फ्लो हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ पहचान है। कह रहा है कि यदि वेग बढ़ता है दबाव समान रहता है। आपको बता दूं, अगर कोई मीडियम से फ्लो हो रहा है और फ्लो हो रहा है एक कांस्टेंट पाइप से, उससे आगे जा कर के उसका जो एरिया है वो कम हो जा रहा है, उसका एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर एरिया कम होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो बढ़ जाएगी, और जो प्रेशर जो आपका होगा वो कम हो जाएगा। अगर एरिया, इसका वाइस वर्सा, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब अगर वेग बढ़ता है तो कह रहा है दबाव समान रहता नहीं, अगर वेग बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका भी क्या होगा, प्रेशर आपका घट जाएगा। क्योंकि वेग कब बढ़ेगा, जब आपका एरिया घटेगा, एरिया जब घटेगा प्रेशर घटेगा। तो कह रहा है कि प्रेशर समान रहेगा नहीं, तो इसलिए आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाता है। दबाव और वेग के बीच में ये कह रहा है कि नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, क्या ऐसा संभव नहीं, प्रेशर और वेग में संबंध होता है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। यदि वेग बढ़ता है, अगर वेग बढ़ेगा तो दबाव बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब वेग बढ़ेगा, और वेग कब बढ़ेगा, जब आपकी वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब आपका एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। पर ये कह रहा है प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। तो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका जो हो जाएगा, आपका ये 4 आंसर जो राइट आंसर रहने वाला है। तो आप ये देख रहे हो UPG 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है, और अभी ये 2022 के अंदर ही एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल के आसपास में, तो ज़्यादा कोई दिन नहीं हुए हैं। पर एक बार आपको इन क्वेश्चनों को देखना ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1068 ऑल द वेस्ट फिटिंग इन ए बेसिन सेल बी डैश प्लेटेड ऑफ ग्रेड बी। मतलब जितने भी वेस्ट फिटिंग है बेसिन में है, कहीं भी आप सभी जितने भी वेस्ट फिटिंग है वो किस तरीके के या कौन से मटेरियल से या कौन से उससे जो है कोटेड होने चाहिए, एल्युमिनियम, लेड, क्रोमियम, जिंक। तो याद रखना कोड आपका कहता है जितने भी आपके वेस्ट फिटिंग है, चाहे वो आपके मतलब जितने वेस्ट फिटिंग है जिनकी प्लेटेड हैं, हुआ तो आपका जो है निकल से या फिर आपके क्रोमियम से। तो यहाँ पे ऑप्शन में निकल नहीं है, तो आपका आंसर जो यहाँ पे होगा वो आपका हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम से आपके ग्रेड बी क्रोमियम से आपके प्लेटेड होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 फेज डायग्राम सॉइल का क्वेश्चन है। आपका जो 3 फेज डायग्राम होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड अगर आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि इंटर रिलेशनशिप बताना है किसके, पोरोसिटी के बीच में। तो आपने देखा होगा कि सॉइल फेज डायग्राम में आपका होता है आपका सॉइल फेज डायग्राम होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे नीचे आपका सॉलिड पार्ट होता है, फिर आपका वाटर पार्ट होता है, फिर आपका सबसे ऊपर क्या होता है, आपका
एयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एयर पार्ट है और यहाँ पे आपका वाटर है और सबसे नीचे आपका सॉलिड पार्ट है। इस तरीके से अगर आपकी कोई पार्सली सेचुरेट सॉइल होती है तो पार्सली सेचुरेट आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। पार्सली सेचुरेट मतलब उसमें सॉलिड पार्ट भी होगा, वाटर भी होगा, एयर होगा। अगर एयर नहीं है तो मतलब क्या है कि पूरी तरीके से सॉइल हमारी क्या फुल्ली सेचुरेट होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर सॉइल सैंपल के अंदर पूरी पूरी पानी भरा हुआ है, मतलब एयर है ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फुल्ली सेचुरेट सॉइल कहते हैं। कभी कभी वाटर मान लीजिए नहीं है तो क्या होगा, फुल्ली ड्राई सॉइल होगी। कैसे होगी, फुल्ली ड्राई सॉइल होगी। तो ये आपके फेज डायग्राम होते हैं, यहाँ से कुछ रिलेशनशिप निकल के आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपका वाइड रेशियो एक होता है, तो वाइड रेशियो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये कंसेप्ट होता है। और आपका पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है प्लस वॉल्यूम ऑफ जो एयर है, इन दोनों के कम्बिनेशन जो आपके होते हैं वो आपके वॉल्यूम ऑफ वाइड कहलाते हैं। आपका सॉइल फेज जो आपने अभी देखा था, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो आपका सॉइल फेज होता है, इस सॉइल फेज में आपका जो है सॉलिड भी होता है, वाटर भी होता है, आपका एयर भी होता है। तो हम लोग इसको सॉलिड को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इन वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला करके हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाइड बोल देते हैं, और आपका ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता ही होता है। तो टोटल वॉल्यूम का भी कहीं पूछा है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, तो टोटल वॉल्यूम को लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखते हैं। या कभी कभी हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस तरीके से। तो ये सब फेज डायग्राम जब हम लोग सॉइल पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको अंदरूनी बात बता देते हैं कि यहाँ पे जो पोरोसिटी आपकी होती है उस पोरोसिटी को हम लोग कहते हैं, आपकी जो पोरोसिटी होती है उस पोरोसिटी यानी इक्वल टू आपकी होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो आपका बहुमूल उत्तर है, मतलब आपका बी आपका यहाँ पे सही आंसर आपका रहने वाला है। आप देख रहे हैं कि ज़्यादा आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया है, मतलब ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, पर हाँ जब 150 क्वेश्चन बनेगा तो कोई उसमें टफ भी रहेगा। सब क्वेश्चन टफ नहीं होता, काफ़ी क्वेश्चन इजी भी रहते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये मार्किंग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन की कह रहा है अच्छी गुणवत्ता के कठोर और टेम्पर्ड स्टील के तार से बने उपकरण जिसे चिन्हित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है की पहचान करें। तो आपको पता है ये तो आपका रेंजिंग राड हो गया, ये आपका पेग हो गया जो खूंटी होती है, फिर आपका ये जो आपके साहुल होती है, प्लम बॉब जिसे हम लोग कहते हैं, फिर ये आपका जो एरो होता है, इन्हीं एरो का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जब आप चेन सर्वे करते हैं तो चेन सर्वे में क्या होता है कि आपका फॉलोअर होता है, ठीक है, और एक आपका लीडर होता है। तो लीडर के पास क्या होता है, जब कार शुरू होता है, कार के प्रारंभ में लीडर जब कार प्रारंभ करता है तो सबसे पहले मान लीजिए उसको यहाँ से लेकर के, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस नापनी है। तो यहाँ पे जो आपका फॉलोअर होगा वो बेचारा पीछे खड़ा रहेगा और जो लीडर होगा वो आपका आगे आएगा। तो सबसे पहले जब लीडर यहाँ पे आएगा तो चेन का जो होगा मतलब जो फॉलोअर होगा, जो आपका लीडर होगा आगे आगे चलेगा, उसके पास चेन का जो आपकी चेन होगी उस चेन का जो है आगे वाला सिरा होगा और फॉलोअर के पास पिछले वाला सिरा होगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा वो और वो आगे बढ़ता जाएगा और जहाँ 1 चेन लेंथ आपकी हो जाएगी 30 मीटर, मान लीजिए आपकी यहीं पे 1 चेन लेंथ हो जाती है, तो वहाँ पे फॉलोअर रुक जाएगा, और जब वो रुक जाएगा फॉलोअर वहीं पे आपका लीडर रुक जाएगा, और मतलब जो है आपका फॉलोअर यहाँ पे रहेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो फॉलोअर के पास जो होगा, ये जो लीडर आपका होगा वहाँ पे एरो गाड़ देगा, मतलब जो डिस्टेंस होगी वहाँ पे एक एरो ऐसे लगा देगा कि हाँ यहाँ पे हमने डिस्टेंस मेजर कर ली है। और जब आगे फॉलोअर बढ़ेगा तो उस एरो को अपने पास उठा के ले जाएगा। तो इस तरीके से काम आगे आगे चलता रहता है। तो मतलब इसमें फॉलोअर लीडर होता रहता है। तो यहाँ पे जो एरो होती है वो रेंज करने, मतलब आपके जो है डिस्टेंस जो मार्किंग वाला काम होता है उसी का काम करता है एरो आपका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये फिगर बना के क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, चाहे आपका चेन सर्वे का क्वेश्चन पूछ ले, मान लो प्रिज्मेटिक क्वेश्चन का पूछ ले, या फिर आपका थ्योरलाइट से पूछ ले, या फिर कहीं से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है फिगर बना करके कि ये फिगर इसमें किस तरह संबंधित, इसका काम क्या होता है। तो आजकल ये पिक्टोरियल का ज़माना आ गया है। आपको मैं जब ये सर्वेइंग कराऊंगा तो वहाँ पे आपको पिक्टोरियल MCQ भी वहाँ पे आपको हम कराएंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप सभी का सपोर्ट ऐसे बना रहे। अब ये क्वेश्चन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ रेनॉल्ड नंबर इंडिकेट द फ्लो इज लेमिनार। अगर कोई फ्लो लेमिनार हो रहा है तो यहाँ पे कुछ बातें नहीं कह रखी हैं
कि फ़्लो OCF में हो रहा है या फ़्लो सॉइल में कैसा हो रहा है, पर ऑप्शन से हम यही बता सकते हैं कि फ़्लो हमारा कैसे हो रहा है कि आगे आपकी सर्कुलर पाइप है उसके अंदर से पानी का फ़्लो हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन बनती है, इस कंडीशन में आपका जो रेनॉल्ड नंबर होता है उसकी वैल्यू जो मेरे भाई होती है वो लेस देन 2000 होती है। तो लेस देन 2000 को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो के नाम से जानते हैं। अगर आपका यही रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 हो जाए तो आपका क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। अगर यही रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर आपका 2000 से लेकर के 4000 के बीच में हो तो वो आपका फ्लो कैसा हो जाता है, ट्रांजिशन में आ जाता है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू ऐसी है जो लेस देन 2000 है, आपकी 1200। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे लेमिनार फ्लो के लिए आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, फिल इन दी ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका BMC का टिम्बर वाला क्वेश्चन है। डैश एंड डैश आर द टू मेजर नेचुरल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। जैसे टिम्बर में कई तरीके के डिफेक्ट होते हैं, कन्वर्जन की वजह से डिफेक्ट हो जाता है, या फिर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर गिर गया, या फिर फंगाई लग गई, या फिर नेचुरल कोई फोर्स लग गया। तो कई तरीके से टिम्बर के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। तो जो नेचुरल फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से हैं, इंसेक्ट और रप्चर ऑफ टिश्यू है, क्या ये है, नहीं है, नहीं है। तो फंगाई है, एबनॉर्मल ग्रोथ है। एबनॉर्मल ग्रोथ तो आपको नेचुरल फोर्स में आ जाता है, पर फंगाई आपका नहीं होगा, फंगाई इंसेक्ट नहीं हो सकता। तो एबनॉर्मल ग्रोथ और रप्चर ऑफ टिश्यू, ये दो आपके जो हैं, इन्हीं दोनों की वजह से आपका क्या होता है कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से आपका ये आपका जो डिफेक्ट होता है टिम्बर में, वो डिफेक्ट आपका टिम्बर में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सिंगल शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन एक सर्कुलर पिन विच हैज़ इन एरिया अंडरगोइंग टेंशन फोर्स। मतलब आपका जो फोर्स आ रहा है वो 12 किलोन्यूटन का फोर्स आ रहा है, और जो एरिया है वो 115 mm² का है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 104.34 आएगा। तो आपका आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिड सेक्शन एरिया फार्मूला। आजकल एग्जाम में मिड सेक्शन जो एरिया है, सर्वेइंग में जो एरिया वाला चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन बना, कभी मिड सेक्शन पूछ लेगा, कभी आपका सिम्पसन रूल पूछ लेगा, कभी आपको ट्रेपेजॉइडल से पूछ लेगा, कभी आपको जो है ट्रेपेजॉइडल क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो यहाँ भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपका जब एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कंसिडर द गिवन रिलेशनशिप कंसर्निंग द फार्मूला फॉर द मिड सेक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वॉल्यूम हमारा होता है और BDM प्लस SDM² इंटू लेंथ। मतलब ये आपका जो DM होता है, D मीन हम लोग यूज करते हैं, मीन डेप्थ होता है जो D1 प्लस D2/2 हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वही तो मिड सेक्शन एरिया कर लो और उसको पीरियड विथ टू प्राइमरी सेक्शन जो उसके बीच में है उनको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही आपका काम यहाँ पे किया जाता है। तो आपका ये भी आपकी बातें जो हैं सही हैं कि अर्थवर्क वैल्यू में हम लोग मिड सेक्शन एरिया निकाल कर उसको दो प्राइमरी सेक्शन के बीच में जो होता है उसको लंबाई को मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे अर्थवर्क वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मीन डेप्थ इज यूज टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ मिड सेक्शन। अब जो आपने देखा था, जो एरिया हमारा होता है BDM प्लस SDM², तो ये जो एरिया है इसमें जो हम लोग डेप्थ ऑफ मीन DM ले रहे हैं, यही आपकी क्या मीन डेप्थ है, वो की होगी D1 प्लस D2/2, यही डेप्थ ऑफ मीन होती है। तो आपसे का स्टेटमेंट नंबर सेकंड कह रहा है कि मीन डेप्थ इज यूज टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ मिड सेगमेंट। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं, ये भी आपका सही है और आपका ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार जैसे मैं आपने को वीडियो बना के दे रहा हूँ तो आपको एक बार ज़रूर देख लेना है कि यार हाँ कितने क्वेश्चन मतलब हुए हैं, कितने क्वेश्चन मतलब किस तरह के क्वेश्चन आए थे UPJE में, किस तरीके से क्या रहने वाला। तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल ये रहने वाला है। ठीक है, विच टर्म इज यूज फॉर ए बीम डैट हैज़ मोर देन 2 स्पैन एंड मोर देन 3 सपोर्ट अलॉन्ग इट्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। तो क्या सा होता है, कंटिन्यूस बीम में होती है, क्योंकि आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, एक आपका रोलर सपोर्ट होता है, एक आपका हिंज इस तरीके से होता है। तो ये आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर में क्या आपकी होती है, एक तरफ आपकी फिक्स्ड होती है, दूसरी तरफ आपका फ्री टू एंड होता है। और कंटिन्यूस बीम ही आपका ऐसा है जिसके अंतर्गत कम से कम 2 से ज़्यादा सपोर्ट तो होते ही होते हैं। तो मान लीजिए 2 सपोर्ट होंगे, 2 सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, मान लो ये 3 सपोर्ट होंगे, और यहाँ पे स्पेन क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब स्पेन आपका जो सपोर्ट होता है 2 से अधिक होगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस बीम हो जाती है। इसमें मोर देन 2 स्पेन होता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, कोई इसमें फिक्स सिनेरियो नहीं है, पर हाँ ये 2 से अधिक सपोर्ट तो होगा ही होगा इसमें। आपका कंटिन्यूअस बीम आपका हो जाएगा यहाँ पे
राइट आंसर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट उत्तर इसका। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ सिविल वर्क। ठीक है, तो जो आपकी सिविल वर्क है उस सिविल वर्क को कौन सा, जो रेट ऑफ सिविल वर्क है उसको कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा। निर्माण स्थल की सामग्री के स्रोत से दूरी, मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पे है और आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है काफ़ी दूर स्थित है, वहाँ से आप लेकर आओगे तो वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर अफेक्ट डालेगा भाई, उसमें टाइम लगेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें वो अफेक्ट डालेगा। आवश्यक सामग्री की मात्रा, पानी और मशीनरी की उपलब्धता, मतलब पानी है और मशीनरी चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही है नहीं हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं आपकी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है उस समय पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जितनी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके रेट ऑफ सिविल वर्क को अफेक्ट करती हैं। ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ आपको हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है थियोडोलाइट के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो थियोडोलाइट में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर पहला दिया है कि पैरालैक्स कैन बी रिमूव बाय रिफोक्सिंग द आईपीस एन ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कि आपकी जो टेलीस्कोप इस तरीके से इसकी ये थियोडोलाइट होती है, थियोडोलाइट में आपका क्या होता है कि जब यहाँ पे क्रॉस हेयर से आपका और ये ऑब्जेक्टिव लेंस से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पैरालैक्स, धुंधला सा दिखाई पड़ता है। अब उसको दूर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप लोग आई पीस जो हमारी है उसको घुमाएं, ठीक है, उसको घुमाते हैं और यहाँ पे फोक्सिंग एक स्क्रू लगा होता है, उस फोक्सिंग स्क्रू को हम लोग करते हैं। तो ये सारे कुछ दो तरीके हैं, इन्हीं दो तरीके से हम लोग उसको दूर करते हैं और वहाँ पे जो धुंधलापन है वो ख़त्म हो जाता है और पूरा का पूरा आपका जो है ऑब्जेक्ट का सीन यहाँ पे बनने लगता है। तो पहला तो बात भाई सही कह रहा है कि यही दो मतलब जो है उसको रिफोक्सिंग करके आई पीस को और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इस पैरालैक्स को दूर करते हैं। बात तो सही है। थियोडोलाइट इस साइज इज स्पेसिफाइड बाई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। नहीं भाई, अगर कोई थियोडोलाइट है वो कितनी लंबी है उसके ऊपर उसका आकार डिपेंड नहीं करता। उसका जो लोअर आपका जो प्लेट होती है वहाँ पे लोअर प्लेट होती है थियोडोलाइट का, उसके बिहाफ पे हम लोग कहते हैं कि थियोडोलाइट कितने साइज़ का है। ठीक है, लेंथ आप टेलीस्कोप से नहीं, उसके जो डायमीटर होता है प्लेट का उसके ही बिहाफ पे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होता है वो आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, और पहला आपका यहाँ पे सही है, तो केवल एक आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ओपीसी के तीनों ग्रेड दे रखे हैं, उनका आई स्कोर दे रखा है। तो आपको पता ही होगा कि ओपीसी 33 के लिए कौन सा होता है आई स्कोर 269, तो इसका बी का 1 हो जाएगा। 53 के लिए कौन सा होता है 12,269 होता है। 33 के लिए क्या होता है आई स्कोर 269 होता है। 43 के लिए क्या होता है आपका आई स्कोर 8112 होता है। 53 के लिए क्या होता है आपका आई स्कोर आपका होता है 12,269 होता है। तो ये आपके 3 आई स्कोर होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कोई आपसे पूछे भैया रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितना होता है, तो 8043 होता है। आई स्कोर कितना होता है 8043 आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट राइजर ऑफ एन इंक्लाइंड फ्लाइट इज टर्म्ड एज। तो ये स्टेयरकेस का क्वेश्चन है, स्टेयरकेस का पार्ट है इसके। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट राइजर, जो फर्स्ट राइजर होगा और आपका जो लास्ट राइजर होगा, यहाँ पे उन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग गोइंग कहते हैं। ठीक है, नोजिंग अलग चीज़ होती है। नोजिंग आपने देखा होगा कि आपका ये इस तरीके से आपकी इस तरह से बनी होती है, ऐसे ऐसे करके। तो आपको नोजिंग में दिखाता हूँ क्लियरली, ये इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे निकला होता है ऐसे, तो आपकी नोजिंग कहलाती है। ठीक है, लैंडिंग क्या होती है, मान लीजिए आपने स्टेयर बनाई और आपको यहाँ से जा कर के इस साइड आपको मुड़ना है छत पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चौड़ा सा मतलब जितना इसकी विड्थ होती है उससे कहीं ज़्यादा ये चौड़ा सा बना होता लैंडिंग होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा
कि जैसे ही आपका जीना मान लो नीचे तो बना होता कहीं पे, हम लोग अगर कहीं पे फोल्ड करके ऐसे घुमा करके ऐसे गया हुआ है तो जहाँ पे मुड़ता है वहाँ पे होता है। नहीं तो अगर डायरेक्ट जीना भी है तो आपने देखा होगा कि आप जब छत पे अपने चढ़ते हैं तो सबसे जो जहाँ पे जाकर जीना ख़त्म होता है, मतलब स्टेयरकेस ख़त्म होता है आपकी छत से, जहाँ लगता है वहाँ पर थोड़ा चौड़ा सा बना होता है प्लेटफॉर्म, उसी को हम लोग लैंडिंग कहते हैं। पिच आपका जो एंगल होता है वो पिच है। मिनिमम पिच कितनी होती है? मिनिमम पिच 25 डिग्री होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? 40 डिग्री होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है कुछ अलग सा थोड़ा। फॉर सर्वेइंग सॉइल ए स्पेसिफिक मेथड इज यूज व्हेन एडिक्वेट इक्विपमेंट एंड टाइम आर अवेलेबल, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल सर्वेइंग मेथड एज मेंशन्ड अबव। ये नया क्वेश्चन था। ये डेलिब्रेट सर्वे कहा जाता है जब हम लोग मिट्टी का सर्वेक्षण करने के लिए पर्याप्त जो हमारे उपकरण हैं और समय उपलब्ध होने पर एक विशिष्ट विधि का उपयोग किया जाता है। मृदा सर्वेक्षण विधि का प्रकार क्या, जैसा कि ऊपर बताया गया है। तो ये कौन सा प्रकार होता है? ये आपका डेलिब्रेट सर्वे होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उन सामग्रियों का चयन करें जिनके निर्माण सामग्री माना जाता है। भैया देखो, कंक्रीट आपकी निर्माण सामग्री में आती है, ईंट हो गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी भी आपके निर्माण सामग्री में यूज होता है। ऐसा नहीं मिट्टी नहीं, मिट्टी भी यूज होती है। तो आपका 1 2 3 आपके तीनों हो जाते हैं निर्माण सामग्री में। फिर आपका है चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बीम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। आपको बताना इनडिटर्मिनेट। देखो डिटर्मिनेट और आपको इनडिटर्मिनेट आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में भी है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। तो इनडिटर्मिनेट मतलब आप ये समझो कि आपकी कुछ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है कि समेसन एफ एक्स बराबर 0 और समेसन एफ वाई बराबर 0 और समेसन एम बराबर 0। तो अगर इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके कोई भी स्ट्रक्चर उसको अगर हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं, उसके हम लोग सॉल्व आउट कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेट। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? इनडिटर्मिनेट होता है। जैसे आपने देखा हो कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम में अगर आप देखोगे तो कैंटिलीवर बीम कैसे होती है? एक तरफ आपका फिक्स होता है, दूसरा आपका फ्री होता है। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है कितनी होती है? 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। और यहाँ पे रिएक्शन कितनी आएगी? एक आपका हॉरिजॉन्टल मान लो, एक इधर से वर्टिकल, एक घुमाऊ मूवमेंट, मतलब आपका एक फिक्सिंग मूवमेंट आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे रिएक्शन आएगी। ठीक है। तो अगर आपने को देखा कि 3 रिएक्शन है और 3 अननोन है, 3 फार्मूला है, मतलब 3 ही मतलब हमको निकालना, 3 हमारे पास फार्मूले हैं, 3 अननोन तरीके हैं, 3 हमारे तरीके हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका डिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। पर मान लीजिए अगर आपके पास कंटिन्यूस बीम हो गई, मान लो कंटिन्यूस बीम में कोई फिक्स नहीं होता ना कि सपोर्ट से ज़्यादा मतलब आपको रिएक्शन ज़्यादा हो जाए। तो अगर मान लो 3 से ज़्यादा 4 हो गया, हमारे पास सिंपल इक्वेशन कितनी 3 होती है, तो यहाँ पे एक ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब क्या? इनडिटर्मिनेट। उसको हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं, कंटिन्यूस बीम को सॉल्व आउट किया जा सकता है, पर अगर हम पूछें कि क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से उसको सॉल्व कर पाते? नहीं। अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनडिटर्मिनेट होगा। ठीक। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। कंटिन्यूस भी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट आरसीसी स्ट्रक्चर। जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर है, कौन सा विकल्प है जो कि आरसीसी संरचनाओं में स्टील रीइंफोर्समेंट का लाभ नहीं है? तो अगर आरसीसी आप स्टील यूज करते हो तो आपके पास हाई टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। डक्टिलिटी आपके सेक्शन में आ जाती है। आपने देखा था कंक्रीट के पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होती है पर टेंशन में कमज़ोर होती है। पर अगर आप वही आरसीसी यूज कर देते हो तो उसकी डक्टिलिटी इंश्योर हो जाती है, और डक्टिलिटी इंश्योर होने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और वो उसमें जो फेलियर होता है फिर उस फेलियर को क्या करता है? कैटराइज कर पाता है, फेलियर को कैटर कर पाता है। हमको मालूम पड़ जाता है फेलियर होने वाला है, हमें टाइम मिल जाता है उसको सही कराने में। लॉसेस स्ट्रेंथ व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, तो अलाउ इजी फेब्रिकेशन। तो ये सब जो तीनों चीज़ें हैं, ये सब तो भैया इसके एडवांटेजेस हैं। पर आपका ये उच्च तापमान के संपर्क में आने पर अपनी ताकत को खो देता है, ये उसकी एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल आपका है एनालाइज द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका एक बिल्डिंग का प्लान दे रखा है, और उस बिल्डिंग के प्लान में अगर हम बात करें, ऑप्शन 4 दिया है, हम लोग इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। पहला ऑप्शन दिया लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आउट टू आउट 6.8। क्या आपको दिख रही है? आपकी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है, और क्या इस लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट लेंथ 6.8 है? नहीं। कितनी है? 8.6 है। तो यह क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है।
अच्छा, आप लेंथ ऑफ शार्ट वाल इन टू इन, ये आउट टू आउट 4.6 है। आपको पता है वाल की थिकनेस 0.6 है, तो 0.6 इधर से 0.6 इधर से घटा दोगे तो मतलब 4.6 में से आपको 1.2 घटाना पड़ेगा। तो 6 टू जा 4, 4 मतलब 3.4 आएगा, पर कह रहा है कि लेंथ ऑफ शार्ट वाल इन टू इन 2.4, तो ये भी आपका हो जाता है गलत। कुछ नहीं करना, आपको जो बातें यहाँ पे कह रही उसको उसी को सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद आंसर लगा दो। टोटल लेंथ ऑफ द फोर वॉल इज 24 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल। अब देखो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल अगर मान लो हम आउट टू आउट लेंगे तो एक तरफ की 4.6 है, तो 4.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 सुन 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 9, तो 9.2 समथिंग आएगा। पर ये कह रहा है शॉर्ट वॉल 8.6 है। मान लो आप इन टू इन लेते हो तो इन टू इन में कितना हो जाएगा आपका 3.4 हो जाएगा, और 3.4 का अगर 2 गुना करोगे 2 4 जाए 2 3 6, 6.8, मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। अब जो सेंटर लाइन लेंथ है आपकी, उस मेथड से आप चारों वाल को अगर निकालोगे तो आपको 24 मीटर देखने को मिलेगा। कैसे? 8.6 आपका है, तो यहाँ के सेंटर से 0.3 इधर, 0.3 इधर घटाओगे, लगभग 0.6 आपको घटाना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल जो आपका होगा सेंटर टू सेंटर में 8 मीटर आएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक साइड का एक इधर साइड का निकाल जाएगा, मतलब 16 मीटर आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल। इसी प्रकार 4.6 में से आप 0.3 घटाओगे, मतलब 0.6 घटा दोगे तो आपका 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 16 और 8 जोड़ोगे 24 हो जाएगा। इस प्रकार अगर सेंटर लाइन मेथड से आप निकालोगे तो इनकी जो लेंथ निकल के आएगी 24 मीटर निकल के आएगी। पर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल 6.8 आती है, तो ये बात आपकी गलत हो जाती है तीनों। चौथी ही बात यहाँ पे आपकी सही हो जाती है कि चारों वॉल की जो टोटल लेंथ होगी वो 24 मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ चीज़ आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो कि आपके यूपी जेईई 18 के पेपर में आए हुए थे, और मैं इसी तरीके से सारे इन क्वेश्चनों को आपके सामने इसी वीडियो के माध्यम से रख दूंगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारा जो यूपी जेईई पेपर 18 वाला हुआ था उसके जो क्वेश्चन बने थे किस तरीके से बने थे, आपको तैयारी में थोड़ा मदद मिल पाए। तो आज हमने इसका 20 क्वेश्चन किया है, तो धीरे धीरे हम इसको सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे आगे के वीडियो में। तो आप लोग को बस अपना सपोर्ट बनाए रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।